सबसे पहले बात, देश की सियासत में एक बार फिर अब शब्दों के भूचाल की उस तूफान की जो चल पड़ा है। विरोधी दल के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिससे संसदीय मर्यादा तार तार हो रही है। कोई विरोधी को चूहा कुत्ता कह रहा है, कोई महिला मंत्री के लिए लटके झटके जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई नेताओं के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहा है। अब शब्दों और आपत्तिजनक भाषा पर सियासत गर्मा गई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि मर्यादा के खिलाफ बयान देने वाले नेता अपने बयान पर कायम हैं और माफी मांगने को राजी नहीं हैं। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर संसद में लगातार बीजेपी की तरफ से हंगामा किया, पीयूष गोयल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर माफी मांगे, तो वहीं स्मृति ईरानी को लेकर भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता ने बयान दिया था। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी के लिए हुआ है। कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अजय राय ने स्मृति पर आपत्तिजनक कमेंट किया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान को अपमानजनक मानने से ही इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार हुआ है और स्मृति ने पूछा है कि क्या मैं राहुल गांधी का अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ना पक्का समझूं? वो डरकर दूसरी सीट पर तो नहीं भाग जाएंगे। सारे विवाद की जड़ कांग्रेस नेता अजय राय का एक बयान है। अजय राय ने स्मृति ईरानी को लटके झटके वाली दिखाने वाली बताया और कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ें। सबसे पहले आइए हम आपको कांग्रेस नेता अजय राय ने अमेठी और स्मृति ईरानी को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिस पर स्मृति को पलटवार करना पड़ा, वो सुना देते हैं। राजीव गांधी परिवार की सीट है, वहां से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। स्मृति ईरानी और अजीत सिंह का चैलेंज है कि राहुल गांधी हार जाएंगे। ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। तो आपने अजय राय का बयान सुना। स्मृति ईरानी को वो लटके झटके वाली कहते हुए नजर आए और अब स्मृति ईरानी ने इसको लेकर सीधा राहुल गांधी से ही सवाल पूछ लिया है। स्मृति ईरानी ने लिखा है कि सुना है राहुल गांधी ने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से चुनाव लड़वाने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? वहीं दूसरी सीट पर आप नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। आपको और मम्मी जी को चाहिए कि वो अपने स्त्री विरोधी गुंडे को नया स्पीच राइटर उन्हें लेना चाहिए। ये सलाह स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल भी पूछा है। स्मृति ईरानी का जवाब पलटवार आपने सुना। वहीं स्मृति के बयान पर अजय राय ने भी जवाब दिया। अजय राय ने लटके झटके वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। अजय राय ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी का अपमान नहीं किया है। लटके झटके बोलना कोई गलत बात नहीं है, ये आम बोलचाल वाली भाषा का शब्द है। लटके झटके असंसदीय शब्द नहीं है। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। अच्छा, लटके झटके वाले बयान पर स्मृति ईरानी जी बहुत नाराज हैं, बहुत भाजपा भी आक्रोशित है। तो ऐसा क्या कहने की जरूरत पड़ गई जो आप? नहीं, मैंने एक हमारे आम चलन की भाषा है गिरीश जी कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं। झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं है। तो हैरानी की बात यह है कि अजय राय को यह बयान कुछ भी अपमानजनक नहीं लगता है। लटके झटके को वो आम बोलचाल में बोलने वाली भाषा बता रहे हैं। स्मृति ईरानी के अपमान पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा ऐतराज जताया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में सेंस ही नहीं। इनका सोच ही ऐसा है, इनका मेंटालिटी, माइंडसेट सावरकर जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कांग्रेस का एक नेता स्मृति ईरानी जी के बारे में क्या अभद्र भाषा प्रयोग किया। व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इट इज। एंड कांग्रेस इफ एट ऑल इट हैज सम सेंस।
वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी अजय राम के बयान के बहाने कांग्रेस की सोच पर ही सवाल उठाए हैं। सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया है। अजय राय जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की और कहा कि स्मृति ईरानी तो अमेठी में लटके झटके दिखाने आती है। बहुत गलत बात है। ये उनकी मानसिकता दिखाता है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बेइज्जती करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, ये उनकी एक बहुत ही ओछी मेंटालिटी, मानसिकता दर्शाता है। बहुत गलत है, इस तरह से किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये सारी सियासी लड़ाई अमेठी को लेकर दरअसल हो रही है। अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच 2 बार जबरदस्त सियासी टक्कर हुई है, साल 2014 और साल 2019। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी का पलड़ा उस दौरान भारी रहा। वो स्मृति ईरानी से 1,07,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी 2019 का चुनाव 54,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गई और अब साल 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर अमेठी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आइए अब आपको गीतकार मनोज मुंतशिर का एक बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने नेताओं के डीएनए पर सवाल उठा दिया है। तवांग में चीनी सैनिकों की पिटाई हुई। बीजेपी और कांग्रेस की इस पर सियासी लड़ाई जारी है क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया था। अब इसमें गीतकार मनोज मुंतशिर की एंट्री हो गई है। भोपाल में मनोज मुंतशिर ने कहा कि एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया और चाणक्य नीति का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम उसके डीएनए में। अकेला देश दुनिया का भारतवर्ष है जहां वतन परस्ती, जहां हुब्बे वतनी, जहां देश प्रेम, देशभक्ति सिखानी ही नहीं पड़ती, हम डीएनए में लेके पैदा होते हैं। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस ने मनोज मुंतशिर के विवादित बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने ट्वीट कर कहा कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस मां का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी हुई सांसद हैं। संघीय अवसरवादी दाम्पत्य मां का ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो इस पर अब कांग्रेस का भी पलटवार आया है। अब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी हुआ है। मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने मोदी की तुलना चूहे से कर दी। इस बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की। जवाब में खड़गे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और खड़गे ने कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी से आजादी दिलाने वाली पार्टी माफी क्यों मांगे। खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहने पर उन्होंने जवाब दिया था वो माफी नहीं मांगेंगे। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से जिन्होंने आज
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है, और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा। देखिए, खड़गे के बयान पर बीजेपी ने सदन के अंदर तो हंगामा किया ही, संसद के बाहर भी अटैकिंग मोड में है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे पर पलटवार किया और कहा कि असली कांग्रेस नहीं, इटालियन कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा कल राजस्थान में अलवर में जो भाषा प्रयोग किया है, अभद्र भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्लियामेंट्री पार्टी अफेयर्स के मंत्री के नाते, पूरा पार्लियामेंट के नाते मैं घोर निंदा करता हूं। दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग हैं। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक किया है। रिजिजू ने कहा कि ऐसी भाषा से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इनका बयान तो निंदा करने के लायक भी नहीं है। सुनिए जरा। मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो भाषा इस्तेमाल किया, आप सोच के देखिए, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत खराब लगता है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है। इतना गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। ऐसे बात और इस तरह का जुबान इस्तेमाल करने से हमारा छवि बहुत खराब होता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना, उनका ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन शब्दों का, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो राजनीति के स्तर को गिराती है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम। चीन को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि 1962 का नहीं, 2022 का भारत है। चीन की हर चालबाजी को अब एलएसी पर मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर एरिया की कनेक्टिविटी पर स्पेशल फोकस रखा गया है। वहीं बॉर्डर से सटे इलाकों में रोड बननी शुरू हो चुकी है, पुल तैयार हो रहे हैं, टनल पर काम चल रहे हैं और एलएसी के पास 1748 किलोमीटर का हाईवे बनने जा रहा है। अब चीन को डर इस बात का सता रहा है कि अगर जंग हुई तो भारत की सेना तेजी से एलएसी तक पहुंच जाएगी। क्यों डरे हुए हैं शी जिनपिंग, क्यों घबराई हुई है ड्रैगन की सेना, समझने के लिए लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल तवांग से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
भारत चीन सीमा पर ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। चीनी सैनिक अगर उकसाते हैं तो सेना उसका जवाब ऑन द स्पॉट देती है। चीन अगर अपनी टेरिटरी में सड़कों का जाल तैयार कर रहा है तो भारत भी चीन से सटी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि चीन चिढ़ा है। चीन की छटपटाहट और भी बढ़ने वाली है। चीन की घेराबंदी करने के लिए मोदी सरकार ने 5 साल का पूरा खाका तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में एक नया राजमार्ग बनाने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला ये नेशनल हाईवे करीब 1748 किलोमीटर लंबा होगा, जो 2 लेन होगा। दावा किया जा रहा है कि ये हाईवे 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये हाईवे भारत तिब्बत चीन म्यांमार सीमा के करीब से गुजरेगा, जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर अंदर होगा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी को सिक्योर करने के लिए या फिर यूं कहें कि हमारे यहाँ पर फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया, मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक ऐसा नेशनल हाईवे तैयार हो रहा है जो पूरे अरुणाचल प्रदेश में मौजूद एलएसी को जोड़ देगा, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा हाईवे बनेगा जो पैरेलल चलेगा एलएसी के। जी हां, NH 913 जो देश का सबसे लंबा हाईवे बनने जा रहा है, और इसकी लंबाई 1000 नहीं है, 1200 नहीं है, 1300 भी नहीं है, बल्कि 1700 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह हाईवे तैयार होगा। इस वक्त मैं तवांग में हूं। तवांग से 193 किलोमीटर की दूरी पर है बॉमडिला। तो बॉमडिला, नफरा, हुरी, मोंगिंगोंग और विजयनगर जो म्यांमार बॉर्डर पर पड़ता है, वहां तक ये पूरा हाईवे जाएगा। 1700 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो हाईवे होगा, इसकी सबसे बड़ी एक खासियत होगी कि ये 2 वे होगा, यानी कि डबल लेन ये हाईवे बनेगा, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट होगा ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और साथ ही साथ इसकी एक और खासियत होगी, जो एलएसी है, एलएसी से इसकी जो दूरी रहेगी, एक एवरेज दूरी रहेगी महज 20 किलोमीटर। जी हाँ, महज 20 किलोमीटर की दूरी पर अगर ये हाईवे ये है, तो यहाँ से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर आपका एलएसी रहेगा, जिससे कि एलएसी के साथ यानी कि बॉर्डर के साथ इस हाईवे को हमेशा कनेक्ट रखा जाए। अरुणाचल में चीन के बार बार घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए ये सड़क सीमा पर सुरक्षा बलों और उपकरणों की आवाजाही के लिए बेहद अहम होगा, और इसे NH 913 के नाम से जाना जाएगा। 1748 किलोमीटर लंबा ये हाईवे बोमडिला से शुरू होगा, जो नाफरा, हुरी और मोनिगोंग पास से गुजरेगा। ये 3 पॉइंट्स इंडियन तिब्बत बॉर्डर के काफी करीब है। चीन सीमा के करीब जेडो चेंगक्वाटी स्थित पॉइंट से भी ये हाईवे गुजरेगा। NH 913 इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास विजयनगर में खत्म होगा। इस हाईवे का मकसद है सीमावर्ती इलाके से लोगों के पलायन को रोकना, क्योंकि जब सड़कें बनेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हाईवे 27,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। एक और बड़ी बात होगी, इस हाईवे के जरिए जो लोग आसपास रहते हैं, एलएसी के आसपास रहते हैं, उनको एक रोजगार का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ वो लोग माइग्रेट ना करें और गांव को छोड़ के कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। ये भी सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता बनी रहती है, उसको भी रोका जा सकता है। कुल मिलाकर इस हाईवे को बनने में काफी वक्त तो लगी जाएगा, लेकिन करीब 27,000 करोड़ का इस पे खर्च आने वाला है। 27,000 करोड़ के लागत से 27,000 करोड़ की लागत से हाईवे तैयार होगा। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश के, आप समझिए एलएसी के आसपास के इलाके को और ज्यादा सिक्योर कर देगा, और साथ ही साथ लोकल्स को फायदा होगा और फोर्सेस को भी फायदा होगा। अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड पोस्ट पर फॉरवर्ड प्लानिंग चल रही है। प्लान दिल्ली में बन रहा है, उसे चीन से सटी सीमा पर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि तवांग में चीनी सैनिकों के उकसावे पर ही उनकी बुरी तरह से पिटाई। बहुत बदलाव हो चुका है तवांग में। जिस बदलाव को जिन्होंने देखा, जिन्होंने विटनेस किया और जो उसके गवाह हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। आप देखिए, मेरे साथ तवांग के ही तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ के लोकल्स हैं, और इन्होंने इस बदलाव को होते हुए देखा है। और जो बदलाव इन्होंने देखा है, उस बदलाव के मुताबिक अब उनको क्या लगता है? क्या उनको लगता है कि हाँ,
चीन 1962 की तरह यहाँ आ सकता है, उनको डर लगता है, या फिर 2022 का जो यह तवांग है, ये जो भारत है यहाँ का, वो क्या सोचता है और चीन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर लोग तैयार हैं। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आपने बदलाव होते देखा है, अब आपको डर लगता है या बड़े लोगों से जब बात करते हैं तो क्या होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है, उनका तो एक पॉलिटिकल मोटिव है। उन्होंने जो भी कहा है, उनको बस एक पॉलिटिकल एजेंडा मिलना है। ये जो है 1962 का भारत नहीं है, ये जो है 2022 का भारत है, और ये जो है मोदी जी का भारत है, जिसमें हम सब सुरक्षित हैं। और ये जो मोदी जी ने और भी एक बात कहा है, दूसरी बात ये कहा है कि कल आपने सुना होगा कि अभी हम जो है वो चीन के मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए, अभी हमको जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे में जाना है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम स्कूल में थे तब हम यहाँ से जब जाते थे, मतलब कभी तेजपुर जाना होता था हॉस्पिटल को लेके, फिर कभी कॉलेज जाना होता था, हमारे जो सीनियर थे वो कॉलेज जाते थे यहाँ से। हमने सुना था कि यहाँ से आने जाने के लिए कम से कम यहाँ से कभी एक दिन लग जाता था यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ 12 घंटे मैक्सिमम, या आपके कम से कम 8 घंटे में आप यहाँ से तेजपुर या आसाम पहुँच जाता है। सबसे पहले तो है रोड कनेक्टिविटी, जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखा है। फिर जब आप आते वक्त आपने वहाँ पर देखा है कि सेला टनल जो बन रहा है, जैसे वो तो अभी नेक्स्ट 2023 तक तो बन के हो जाएगा। वो बनने के बाद तो आप देख सकते हैं कि ऑल वेदर रोड हो जाएगा, और 2 या 3 घंटे का फर्क भी पड़ जाएगा उसमें। 5 साल में चीन की और भी घेराबंदी हो जाएगी। पिछले 5 साल में जहां रास्ते नहीं थे, वहां सेना ने सड़कों का जाल बिछा दिया। अब बॉर्डर तक सीधे सड़क मार्ग से सेना का मूवमेंट संभव है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में 64 रोड तैयार किए गए। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में युद्ध स्तर पर जुटी है। अरुणाचल में कुल 3097 किलोमीटर रोड तैयार किया गया है। चीन का डर नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल डर नहीं, का डर नहीं है। बात यहाँ पर हो रही है डेवलपमेंट की। आपका नाम क्या है? कंचू राशि। देखिए, आप तो युवा हैं, तो आपने तो पिछले 7-8 साल में बदलाव देखा ही होगा कि क्या बदलाव हुआ है। बदलाव की बात करेंगे, लेकिन साथ में पहली चीज हर कोई ये जानना चाहता है जो तवांग में रहता है, क्या उसके अंदर ये डर है चीन को लेकर? नहीं, जब तक इंडियन आर्मी मौजूद है यहाँ पे, हमें बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी डर नहीं है हमको ना। यहाँ पे कुछ भी डर नहीं है, हम लोग एकदम फ्रीली रह रहे हैं और अपना लाइफ बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। तो कोई डर तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट की अगर बात होती है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए अरुणाचल प्रदेश में और खासतौर पर तवांग में, आपने यहाँ पर क्या डेवलप होते हुए पिछले 7-8 साल में? देखिए, यहाँ पे अभी हेल्थ सेक्टर को लेके देखा जाएगा तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे अभी हर फैसिलिटीज़ है, हमको यहाँ से गुवाहाटी जाना नहीं पड़ता या ईटानगर जाना नहीं पड़ता, तो हर ट्रीटमेंट जो भी है यहाँ पे हो जाता है। हर फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स यहाँ पे है। एंड सेकेंडली फिर जो एजुकेशन को लेके, अब हमारे यहाँ रिसेंटली कॉलेज भी खुल गया है, एंड हाई सेकेंडरी 3-4 हो गए हैं और कॉलेज भी आ गया है, तो एजुकेशन को लेके भी अभी हम लोग को दूर जाना नहीं पड़ता। तो एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी डेवलप हुआ है, और रोड्स हो गया, इसके बाद में जितने भी यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। फ्रंटियर हाईवे से कनेक्ट होने के लिए अरुणाचल प्रदेश में इंटर कॉरिडोर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का मकसद साफ है कि सीमा से सटे गांवों तक विकास पहुंचे, साथ ही उनका सरकार और सेना पर भरोसा बढ़े। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। चीन LAC पर साजिश रचता है, अपनी तरफ बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारत में घुसपैठ की भी कोशिश करता है, लेकिन बार बार मुंह की खाता है।
चीन की इन्हीं चालबाजियों को देखते हुए भारत भी एलएसी पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है और इस काम को पिछले 5 साल में और भी रफ्तार मिली है। बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को भी डर लगता है कि 1962 में जैसे चीन ने अटैक किया था तवांग पे, फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा डर है? नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं सर। डर क्यों नहीं है? क्योंकि सर इंडियन आर्मी बढ़ती है सर हमें यहाँ में, तो हमारा यहाँ में तवांग में सर इंडियन आर्मी का पूरा वही हम लोग सेवा कर रहे हैं सर, इसलिए हम लोग को बिल्कुल डर नहीं सर। डर नहीं लगता एकदम सर। अच्छा एक बात बताइए कि जो यहाँ पर लीडरशिप, सर इधर आइए प्लीज आप। अभी जो यहाँ पर जो आपको लीडरशिप की हम जिक्र करते हैं, लीडरशिप से कितना बदलाव इस इलाके में आपको नजर आता है, या लोगों के अंदर भी एक जो होता है ना भरोसा जगह है कि जब मोदी जी बोलते हैं तो लोगों के अंदर भरोसा कहाँ से आता है? अभी आप देख सकते हैं कि जब से मोदी जी आया है तो अभी डेवलपमेंट तो बहुत पहले से बहुत आगे चला गया भारत, हमारा भारत। और आप जहाँ भी आप देश का सुरक्षा का बात करता है तो सबसे पहला मतलब प्रायोरिटी रहता है कि मोदी जी का, कि अपना देश, इसका बाद बाकी चीज़ बाद में आता है। तो हमारा जो मोदी जी का नेतृत्व में हम बिल्कुल सेफ महसूस करता है। गांधी जब बोलते हैं कि यहाँ पर हालात खराब है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले लिया है, अटैक कर देगा, तब आप लोग क्या क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक जो हमारा जो फौजी है उनका जो अपमान टाइप का किया उन्होंने, एक दिल का ये डीमोरलाइज इन्होंने किया है। इसको हिम्मत देना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक पॉलिटिक्स अपना जहाँ पे करना चाहिए, लेकिन जहाँ आपका जब अब नेशन का बात होता है तो ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ये जो इन्होंने कमिटमेंट जो स्टेटमेंट दिया ये बिल्कुल गलत है। तो मैं इसको लेकर काफ़ी हमारा यहाँ के लोग काफ़ी दुख है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। चीन के साथ भारत की करीब 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। सामरिक लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा चुनौती चीन से है। ये चुनौती पिछले 2 साल में और भी बढ़ गई। गलवान के बाद तवांग में जिस तरह से चीनी सैनिकों की पिटाई हुई, चीन उससे बौखलाया हुआ है। एलएसी पर बार बार चीनी सैनिकों की उकसावे के पीछे वजह भी है। सामरिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी। अरुणाचल के अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में भारत की चीन के साथ सीमा लगती है। इन इलाकों में बीआरओ ने रोड का जाल बिछा दिया है। सिक्किम में पिछले 5 साल में बीआरओ ने 18 रोड बनाए, जिनकी कुल दूरी करीब 663 किलोमीटर है। वहीं उत्तराखंड में 22 रोड का निर्माण किया, जिनकी दूरी करीब 947 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कुल 8 रोड बनाए, दूरी 739 किलोमीटर है, जबकि सबसे ज्यादा रोड लद्दाख में बनाए गए, जिनकी दूरी 3140 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये भी वो राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, या फिर यूं कहें कि तिब्बत के साथ लगती है, जिस पर चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी राज्यों में, इन सभी इलाकों में एलएसी के पास लगातार सड़कों का जाल बिछा रही है, ताकि हर एक पोस्ट तक सीधी सड़क जा सके और हमारे फौजी अपने वेपन्स हो या सप्लाई हो, किसी भी वक्त जरूरत पाने पर उसको पहुंचा सके या पा सके। तवांग वो जगह है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए दुनिया में जानी जाती है। तवांग की 600 साल पुरानी बुद्धा मॉनेस्ट्री भी चाइना को चुभती है। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा करना शुरू किया, तो 1959 में तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत के ल्हासा में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मॉनेस्ट्री है, जिसे चीन बर्बाद कर देना चाहता है, उसकी पहचान को मिटा देना चाहता है। तिब्बत में लोकतांत्रिक मूल्यों को चीन लगातार कुचल रहा है। दलाई लामा ने साफ कहा कि वो कभी भी चीन नहीं लौटेंगे, हिंदुस्तान ही उनका परमानेंट निवास है। There is no point to return to China. I prefer India. Best place. At Kangra. But Nehru choice. This place is my permanent residence. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर देश की सियासत में उबाल आ गया है। खड़गे ने जो कहा उसको लेकर लगातार बीजेपी माफी की मांग कर रहा है, लेकिन खड़गे का ये कहना है कि मैंने सदन के बाहर बयान दिया था, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा।
देश की आजादी और एकता के लिए कांग्रेस ने कई बार शहादत दी, लेकिन बीजेपी का कुत्ता तक शहीद नहीं हुआ, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी कुत्तों वाला बयान दिया था और कहा था कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी के कुत्ते का भी योगदान नहीं है। खड़गे के बयान का मोदी ने संसद में जवाब दिया था। आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं। लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर ताले लगा दिए गए थे और उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती है। लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ और उस जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने जनशक्ति का उल्लेख करते हुए जो कहा है, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी का वर्ष है। इतिहास सिर्फ किताबों की अटारी में पड़ा रहे तो समाज जीवन को प्रेरणा नहीं देता है। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है। तो भारत जोड़ो यात्रा की रैली में कल खड़गे ने सिर्फ कुत्ते की बात ही नहीं कही, बल्कि खड़गे ने मोदी की तुलना चूहे से भी की थी। इस बयान पर आज संसद में जमकर बवाल हुआ और राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की है। जवाब में खड़गे ने माफी मांगने से इंकार कर दिया और कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी से आजादी दिलाने वाली पार्टी माफी क्यों मांगे। खड़गे ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहने पर उन्होंने यह जवाब दिया था, वो माफी नहीं मांगेंगे। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली,
उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूँ सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा। अब खड़गे के बयान पर बीजेपी ने सदन के अंदर तो हंगामा किया ही, संसद के बाहर भी अटैकिंग मोड में है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे पर पलटवार किया और कहा कि ये असली कांग्रेस नहीं बल्कि इटालियन कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा कल राजस्थान में अलवर में जो भाषा प्रयोग किया है, अभद्र भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्लियामेंट्री पार्टी अफेयर्स के मंत्री के नाते, पूरा पार्लियामेंट के नाते मैं घोर निंदा करता हूं। दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी हुई है, जिसने आम आदमी पार्टी पर फिर से गंभीर आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने यह भी कहा कि तब के डीजी तिहाड़ संदीप गोयल को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने एक चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि उसने पैसे आम आदमी पार्टी को दिए हैं। क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 करोड़। आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 करोड़। होम मिनिस्ट्री का क्या रोल आया इसमें? प्लीज डोंट पुश, प्लीज पुश मत कीजिए। चलो थोड़ा तेज चलो। मैं अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हो? सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मुद्दा जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सुकेश पर दबाव बनाए हुई है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो भी बयान दिए हैं वो वापस लो, हाई पावर्ड कमेटी को जो बयान दिए हैं वो वापस लो, और उसके अलावा उल्टी चिट्ठियां लिखो कि मुझ पे बीजेपी ने दबाव बनाया था कि मैं ये चिट्ठियां लिखूं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। सुकेश ने जो भी चिट्ठियां लिखी हैं अपनी मर्जी से लिखी हैं, वो सारी एकदम सत्य हैं। जो बयान है वो उसने साफ साफ किया है, हाई पावर्ड कमेटी तक को बयान किया है। चिट्ठियों में क्या है, क्या एलिगेशन है? पैसा देने से चिट्ठियों में 60 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को कैश देने के एलिगेशन है, कैलाश गहलोत साहब के फार्म हाउस पे देने के एलिगेशन है, हयात होटल में डिनर पार्टीज की एलिगेशन है, और उसके अलावा काफ़ी अन्य प्रकार की एलिगेशन चली आई है। मामला आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें कोई जांच वगैरह होनी शुरू हुई? हाई पावर्ड कमेटी ने जांच का ऑर्डर दिया है, अभी तक हमें उसके आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही जांच एजेंसियां हमें बुलाएंगी हम जांच एजेंसी के सामने खड़े हैं। जो कोर्ट ने गाड़ियां जब्त करने का आदेश दिया है वो कौन सी गाड़ियां हैं? गाड़ियां ऑलरेडी जब्त हैं। जब ये ECIR दर्ज हुई थी तो ईडी ने
रेड करी थी लीना मारिया पॉल के फार्म हाउस पे। वहाँ पे जितना भी अन्य सामान मिला था, चाहे गाड़ी हो, घर का सामान हो, कपड़े हो, सब कुछ सीज कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरावती के उमेश कोले मर्डर केस की चार्जशीट में बड़ी खबर सामने आई है। चार्जशीट में तबलीगी जमात का नाम आने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। अमरावती जिले के विधायक रवि राणा ने कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अमरावती की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आरती सिंह की जांच होनी चाहिए। रवि राणा ने यह भी कहा कि वो ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। एनआईए ने कल जो आरोप पत्र दाखिल किया उसमें साफ हुआ है कि नुपुर शर्मा का फेवर करना, हिंदुत्व के विचारों का प्रचार करना, ये कोल्हे जी के हत्या का कारण है और उनकी हत्या करने का कारण हिंदुत्व विचारों में दहशत होना चाहिए, ये मकसद था। वो पूरे मकसद को पर्दाफाश किया है और इसी को लेते हुए माननीय जो पहले के जो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और वहाँ की सीपी आरती सिंह, उनकी जांच करना चाहिए, ये विधानसभा में मैं मांग करूँगा। उमेश कोले हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की चार्जशीट में जिक्र है कि इस पूरे मामले के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात के रेडिकलाइज इस्लामिक लोगों ने एक आतंकवादी ग्रुप बनाकर इस हत्या को अंजाम दिया। एनआईए की चार्जशीट में 11 लोगों के नाम हैं और ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इस हत्याकांड ने देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा किया, साथ ही अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में द्वेष की भावना को भी जन्म दिया, जो कि इस हत्या का मकसद था, ताकि देश के अमन पसंद लोग डर जाएं और कभी भी गलत या सही को लेकर अपनी राय ना दे सके। तो ये पूरी डिटेल हमने आपको बताई। वहीं एनआईए की चार्जशीट में क्या है उसकी बड़ी बातें एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं, आपको बता देते हैं। चार्जशीट के मुताबिक तबलीगी जमात ने आतंकवादी ग्रुप बनाकर हत्या की। हत्याकांड के पीछे तबलीगी जमात है। चार्जशीट में 11 लोगों के नाम हैं। सभी आरोपी रेडिकलाइज इस्लामिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उमेश कोल्हे मर्डर का मास्टरमाइंड इरफान है। यूसुफ खान ने जानकारी शेयर की थी कि आपराधिक साजिश के तहत हत्या की गई, जिसका मतलब लोगों में आतंक पैदा करना था। वहीं एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कुल 11 लोगों का नाम लिखा है और ये सभी कट्टरपंथी संगठन तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान खान था, जो कि तबलीगी जमात का स्ट्रिक्ट फॉलोअर था। इरफान ने कोविड के दौरान रहबर हेल्पलाइन नाम का एक एनजीओ बनाया और इसका प्रेसिडेंट बनने में जमात के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स ने उसकी मदद की थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा कि डॉक्टर यूसुफ खान, जो कि कोल्हे का दोस्त था और पेशे से वेटनरी डॉक्टर था, वो उमेश के बनाए गए ब्लैक फ्रीडम ग्रुप का भी सदस्य था। उमेश ने 14 जून को इसी ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाला था, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर डॉक्टर यूसुफ खान ने दूसरे ग्रुप्स और कुछ लोगों के पर्सनल व्हाट्सएप चैट पर भेजा था। उमेश का नंबर भी जानबूझकर शेयर किया गया था, जिसके बाद दूसरे आरोपियों ने उमेश को लेकर हत्या का ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और इसी साजिश के तहत हत्यारों ने 21 जून 2022 की रात मेडिकल शॉप से घर लौटते वक्त उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी। उमेश कोल्हे की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या से पहले 3 और लोगों को धमकाया गया। उसमें से एक शख्स तो इतना डर गया कि उसने फेसबुक पोस्ट डिलीट किया, फोन बंद किया और 15 दिनों के लिए शहर छोड़कर कहीं बाहर चला गया। और इस पूरे मामले पर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमरावती से सांसद नवनीत राणा। मैं उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि किस प्रकार से जमात ने जानबूझ के साजिश किया। मैं आपको इतना बताना चाहूँगी, उस दौरान महाविकास अघाड़ी और कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे महाराष्ट्र में, हमारे अमरावती की जो थी, जब हमने ये सब चीज़ देखा, उदयपुर की इंसिडेंट हमारे अमरावती के बाद हुई है, नुपुर शर्मा के केस को रिलेटेड, जब वो एकदम फायर जैसे पूरे देश में चला, फिर पता लगा कि इसलिए पोस्ट वायरल हुई है करके वो उदयपुर की घटना को इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद जब मैंने उनके परिवार से बात की, उनके भाई से बात की, कि मैंने बोला आपसी कोई दुश्मनी किसी से है क्या, क्योंकि वो मेडिकल में मेडिकल था उनका और मेडिकल से घर से मेडिकल इतना ही काम वो करते थे। जब इतना क्लियर होने के बाद जब मैंने इस पे और डीप गई तो मुझे ये समझ में आया कि ये रिलेटेड चीज़ है इसके साथ में, और हम उसे उस वक्त किसी पे भी महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से काम कर रही थी, उनका जो एंगल था, उनका जो दृष्टि थी, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था।
इसलिए हमने केंद्र में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये आवाज़ भी उठाई और गृह मंत्री जी को पत्र भी दिया। NIA की जांच द्वारा ये जांच होनी चाहिए, उसकी डिमांड की। और आज दिल से अच्छा लग रहा है कि उस परिवार को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, क्योंकि इतने एक्यूज NIA की जांच शुरू होने के बाद 1 to 1 हर रोज एक क्रिमिनल पकड़ा गया, हर रोज एक एक्यूज पकड़ा गया और उसकी जांच हुई और आज NIA की चार्जशीट दाखिल हुई है। उसमें स्पष्ट दिखाई दिया है कि इनका ब्रेन वॉश करके इनका जो मोटिव था यही था, जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट करेगा उसको इस तरीके से ही मारा जाएगा। और उस दौरान हमारे अमरावती में कई बड़े लोग, नामी लोगों को फोन आए थे कि अगर आपने इस पे कोई भी सपोर्ट का मैसेज दोबारा वायरल किया तो आपके भी साथ ऐसे ही होगा। तब जाके हमने ये सीरियस लिया था, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके की घटना होती है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से उस वक्त राइट्स होना, हिंदू मुस्लिम वाद होना और इस तरीके के मर्डर हत्याकांड को अंजाम देना, मुझे लगता है हम उस वक्त से इतने अलर्ट हो गए थे, इसलिए आज ये जांच बाहर निकल पाई। चार्जशीट में है भी कि सामाजिक विद्वेष फैलाना मकसद था इस हत्याकांड। हाँ, हमें भी उस दौरान, जो हम तो इन्वेस्टिगेशन में इतने एक्सपर्ट नहीं है, पर हमारी जो दृष्टि बोलती थी और जैसे मैंने उनकी फैमिली से बात की तब उनकी फैमिली ने बताया कि वो एकदम सिंपल व्यक्ति थे, उनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं, काम और अपनी मेडिकल। जब ये चीज़ हमारे ध्यान में आई तब जाके मैंने NIA से रिक्वेस्ट की कि इनकी जांच आपके माध्यम से होनी चाहिए और आज वो माध्यम से हुई और दूध का दूध पानी का पानी बाहर आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।